हेलो बच्चों, आज हम एडवांस साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। ये डीबीएससी का है। स्टेम ब्रांच में डीबीएससी डीबीएससी का है। स्टेम के लिए हुआ है। और ये केवल डीबीएससी के लिए नहीं है, ये एक तरह से ये आपको सीबीएसई में भी, आईजीसीएसई, आईसीएसई, एवरी स्टेट बोर्ड सब में आपके फायदेमंद होगा ये। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगता है कि ये तो हमने किया ही नहीं था, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपको ध्यान से देखना है। ये इसका जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है। ठीक है, आप देखो ये दोनों जो है ना, ये आपस में सीरीज है। रिजल्टेंट इसका हो जाएगा 6 ओम और ये 5 ओम है। ये दोनों, अब ये और ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल कनेक्शन में, और पैरेलल कनेक्शन में दोनों का वोल्ट सेम होगा। ठीक है, तो V इक्वल टू होता है, हमें क्या चाहिए, I चाहिए ना। V इक्वल टू होता है IR, देन I इक्वल टू होता है V/R। यहाँ पे R1 करेंगे, मान लो इसको R1 मान लिया, इस पूरे को R2 मान लिया। तो V/R1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20/5। तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा होगा। एक दूसरा भी मेथड्स है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल ये मेथड है, आपको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू रजिस्टर ऑफ वैल्यू 4 and 2। ठीक है, टू रजिस्टर। तो देखो इसमें क्या है, कह रहा है कि ये जो है ना, इसमें पूछ रहा है लीस्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो जब हम पैरेलल कनेक्शन में करेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे करेंगे तो 1/R1 यहाँ 1/4 है, प्लस दो 4 ओम का है और दो है 2 ओम का। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसको करोगे तो आर रिजल्टेंट आपका आ जाएगा 2/3। आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ए यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, वो होता है वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन इसको जूल में करते हैं और इसको कूलम को, चार्ज को कूलम में करते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, जूल पर कूलम, यानी कि हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा इसके लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक, फोर्थ करते हैं। इसमें है 20 मीटर लॉन्ग वायर। क्या पूछ रहा है इसमें, रेजिस्टिविटी पूछ रहे जी। ठीक है, रेजिस्टिविटी के लिए क्या करें, देखो R इक्वल टू होता है रो L/A। तो रो इक्वल टू क्या होगा, रो मतलब रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, R रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आर कितना है, R10 है, R10 है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया है 5 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई लेंथ है 20। इसको 10 से 2 हो जाएगा। अब क्या आएगा, 5/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। यह हमारा ये फोर्थ ऑप्शन सूट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। वाइज विंड एनर्जी कंसिडर कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वही कहते हैं जो लंबे टाइम से हम यूज कर रहे हैं। साफ बात है ये, थर्ड होना चाहिए। फोर्थ क्या है इसका, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, तो यही होगा। फिर देखते हैं सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रो पावर प्लांट बिकम्स गुड और बैड। भाई गुड सोर्स होता है तो गुड में दो दे रखा है यहाँ या इसमें कह रहा है कि रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, बिल्कुल पॉल्यूट नहीं करता है इन्वायरमेंट को। ये होगा हमारा ऑप्शन
डज नॉट पोल्यूट द एटमोस्फियर, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट का। ठीक। सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सही बात है, पेट्रोल डीजल जो हम यूज करते हैं ना, फॉसिल फ्यूल से बनता है, कोल भी, और ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको बनाने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए इनको हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। जिनमें लंबा टाइम लगता है बनाने में, वो नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू नहीं हो सकता इतनी आसानी से। अगर मान लीजिए आपके पास फॉसिल फ्यूल नहीं हो, अगर आपके पास वुड, सन, विंड, और एक चौथा आ जाए, वाटर आ जाए, तो उस केस में आपको वुड को करना है, क्योंकि एक पेड़ को बनाने में ना, बनने में 15-20 साल लग जाते हैं, बड़े पेड़ को बनने में। अगर आज हमने कट कर दिया तो कल नहीं मिलेगा, ये साल भर के बाद भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में उस केस में हमें वुड को प्रीफर करना है, वहां पे वुड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में प्लेस हो जाएगा। बट इसमें साफ दिख रहा है बेस्ट ऑप्शन हमारा ये है, तो इसको मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये चार आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, बार मैग्नेट है ये। तो देखो, सबसे बड़ी चीज है मैग्नेटिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टी है, इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन साइड द मैग्नेट। तो इन साइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ कोई दिख रहा है, एक ये 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 दिख रहा है। ये दोनों तो बेकार हो जाएंगे, कहीं से भी नहीं दिख रहा है, साउथ टू नॉर्थ कहीं से भी नहीं जा रहा है, इन साइड द मैग्नेट। ठीक है, ये दोनों में इनसाइड द मैग्नेट साउथ नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, साउथ, हाँ, साउथ टू नॉर्थ। बट आउटसाइड द मैग्नेट होता है नॉर्थ टू साउथ। हाँ भाई, दोनों में नॉर्थ टू साउथ है आउटसाइड द मैग्नेट। बट क्या है, ये जो मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक फील्ड, वो सर्कल में जाती है, देखो सर्कल में जा रही है ना, सर्कल में जा रही है। यहाँ दे रहा है स्क्वायर में जा रहा है, जबकि ये गलत बात है, स्क्वायर में नहीं जाती है, सर्कल में जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है, सर्कुलर होता है इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन एम सेल। एम सेल का मतलब क्या होता है कि ये थर्ड सेल है। कैसे पता चला, देखो जब हम बनाते हैं, मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ये किसी एटम के सेल होते हैं। फर्स्ट सेल को बोलते हैं के सेल, सेकंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन, ऐसे चलेगा। तो फर्स्ट, 1 2 3 4, तो कितने फर्स्ट सेल में रहेंगे सेकंड सेल में, इसका हमारे पास इक्वेशन होता है 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। यहाँ नंबर ऑफ सेल कह रहा है, एम सेल है तो मतलब थर्ड सेल में है, देखो ये थर्ड सेल आ गया, एम सेल मतलब थर्ड सेल। तो यहाँ कर लेंगे 2 × 3 का पावर n की वैल्यू 3, 3 का पावर 2, ये इक्वेशन का है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे 18 होंगे, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, कोई भी नहीं रह सकता है उसमें, ठीक है। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन में, ठीक है। एक्स एंड वाई आर टू एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कह रहा है कि एक्स और वाई के बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे। देखो, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एवरी 8 एलिमेंट्स हैज द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट वन। तो मतलब ये है, इन्होंने इस तरह से किया था जैसे हारमोनियम में करते हैं ना, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सारे गामा पा धा नी, उसके बाद फिर सा आ जाता है। तो ये फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, जो फर्स्ट और एर्थ है वो सिमिलर है। इसी तो कहते हैं कि कोई चीज अगर रिपीट करता है एक खास टाइम पे इंटरवल, उसको पीरियड बोलते हैं, इसीलिए पीरियोडिक टेबल आया ये। तो यहाँ हर 8 एलिमेंट जो है ना फर्स्ट वन के इक्वल होगा, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में इन्होंने बताया। तो कह रहा है कि ठीक है भाई, फर्स्ट और 8 के बीच में कितने एलिमेंट होंगे, देखो कितने एलिमेंट होंगे, तो यही एलिमेंट हो जाएगा ना, ये फर्स्ट और 8 के बीच ये एलिमेंट है, टोटल 6 हो जाएंगे। उन्होंने सारे गामा पाधा निशा के अकॉर्डिंग उन्होंने किया कि जैसे मान लो लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम है, तो इस तरह से इन्होंने अपना बैठाया था, और वो
उन्होंने किया था इस तरह से कि भाई वो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा एर्थ एलिमेंट के प्रॉपर्टी में इक्वल होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में। इनके बीच कितने एलिमेंट होंगे? 6 होंगे, तो हमारा ये हो जाएगा। और ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है बेस्ड ऑन एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे था, ठीक है। डोबरनियर का भी था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मेंडलीव का भी था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल केवल कहता है कि इंक्रीजिंग बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन 11th में है कि मिथेनॉल विथ प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका अल्कोहल और ये हो गया एसिड, ये दे ही रखा है एसिड। जब भी अल्कोहल प्लस एसिड मिलता है ना, एसिड मिलता है बनाता है एस्टर, एस्टर और वाटर निकलता है इसमें से, ठीक है। इस बच्चे ने बनाया है, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका OH निकालेंगे और इसका H निकालेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें? H2O बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड हो, देखो तो यह है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, देखो C मतलब CH3 CH2 ये हो जाएगा C2H5 C2H5 C डबल बॉन्ड हो, और ये CH3 इसको ऐड कर देंगे, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग ऐसे करेंगे, ये मिथाइल जो ग्रुप है ना इसके साथ अटैच है, तो हो जाएगा ये मिथाइल, मिथाइल। ये पूरा कंपाउंड क्या था? प्रोपेनोइक एसिड था, तो इसमें लिखेंगे प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है, मिथाइल। अगर मान लो इसकी जगह पे, यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड की जगह पे इथेनोइक एसिड होता, तब हम लिखते मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। अगर मिथाइल की जगह यहाँ पे इथाइल होता तो लिखते इथाइल प्रोपोनेट या इथाइल इथेनोएट। तो आप लोगों को उसे देख लेना है, ठीक है। अब कह सकते हो सर कैसे पता चलेगा प्रोपोनोएट होगा, मिथेनोएट क्यों नहीं होगा? यहाँ देखो प्रोपेनोइक एसिड के साथ ही तो है ये लगा, प्रोपेनोइक एसिड है, तो जो बड़ा वाला है उसी का बनाएंगे ना हम यहाँ पे, वही बनाएंगे, है ना, मेन तो उसी को बनाएंगे। तो इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? भाई जो जितना भूखा होगा वही तो ज्यादा खींचेगा, है ना। पार्टी में गया, अब यहाँ देखो इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ले रखा, पार्टी खूब कर ली है, पेट भर लिया है इसने जितना चाहिए, इसने पेट भरा है बट थोड़ा कम भरा है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसका न भरा है न खाली अभी, और इसका खाली हो गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसका कॉन्फ़िगरेशन में देखो, इसके प्रोटॉन तो 8 हैं, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन है 7, एक तो दे दिया इसने ना, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तभी आया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो ये गेन करने की कोशिश करेगा। और ये पहले से ही ओवरफ्लो है, ये देखो 8 प्रोटॉन है यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, इसके पास 8 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे ज्यादा है। यहाँ तो कम हो गया है, तो इसलिए ये ज्यादा कोशिश करेगा लेने के लिए। सबसे ज्यादा ये कोशिश करेगा O- O+ वाला, उसके बाद कोशिश करेगा O वाला, उसके बाद कोशिश करेगा O-, उसके बाद सबसे कम कोशिश करेगा O2- वाला। समझ में आ रहा? आगे चलें। 13 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये इसके पहले भी डिस्कस कर लिया कि एटॉमिक मास पे बेस था ये मेंडलीव का। आगे चलें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। कह रहा है कि भाई सेम ग्रुप में, तो सेम ग्रुप में किसी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर से कैसे करेंगे? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो पहला ये जो है ना 11, इसको करेंगे तो पहले में 2 आएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। 19 को करो, पहले में भी यही 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, और लास्ट वाले फोर्थ सेल में 1 आएगा। तो देखो तो जरा, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप में प्लेस्ड होगा। और यही से हमें ऑप्शन मिल गया कि फर्स्ट ग्रुप में ये दोनों है, सेम ग्रुप में हमें ये मान, ठीक है।
इन सब में देखोगे तो ये इनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस दोनों के सेम नहीं होंगे, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमें एक कोई चूज करना है, दो की तो ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए हमें मार लेंगे। अगर इधर देता फिफ्थ को बनाता कि भाई बोथ ऑफ दीज, जैसे 3 4 1 4, तब हमें सबको देखना होगा। नहीं दे रखा है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। जैसे हमें मिल गया फर्स्ट ऑप्शन, हम इसको क्या करेंगे, मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड इज हीटेड? देखो, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर होता है। एग्जांपल देखता हूँ, जैसे मान लो HCl और NaOH, ये जब भी रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, देखो यहाँ से Cl और Na ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl प्लस ये H और ये H2 मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। बट अगर किसी बेस में कार्बोनेट हो, इस तरह के कार्बन है, तो इन दोनों के साथ CO2 भी निकलेगा, ध्यान रखना है। तो CO2 ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये। कैसे बनाएंगे देखो, इसमें से भी करो, यहाँ से हाइड्रोजन, क्या करो आप, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालो, H2 मिल गया हमारा, H2, और ऑक्सीजन इस CO3 से एक ऑक्सीजन निकाल लो, CO2। अब ये बचेगा कितना, CO2। ठीक है, ठीक है ना, CO2, क्योंकि इस एक ऑक्सीजन निकाल लिया। और इधर क्या बचा, CH3C, CH3C, और ये इधर का बचा Na डाल दो। क्या बोलेंगे इसको, इस कंपाउंड का नाम करते हैं, क्या बोलेंगे नाम, बोलो, सोडियम, सोडियम, और इसको क्या बोलेंगे, इथेनोएट, इथेनोएट। अच्छा, इथेनोएट से में बात आई, CH3C इधर भी था ना हमारा, देखो तो यहाँ पे सी, ये प्रोपेनोइट था। ठीक है, ये प्रोपेनोइट था, क्योंकि CH3CH2C, मतलब 3 कार्बन का प्रोपेनोइट अगर 2 कार्बन का होता है तो इथेनोएट। तो उसी तरह से यहाँ भी हम लगा देंगे इथेनोएट यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्ट मिला, ये सॉल्ट मिला, वाटर मिला, और CO2 गैस भी मिला हमें। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, 16 क्वेश्चन में कह रहा है नेमिंग करना है, यूपेक नेम देना है हमें। यहाँ देखना है कि सबसे लंबा ये क्या कर रहा है, हेक्सेन कह रहा है। हेक्सेन, तो क्या ये हेक्सेन बन रहा है, देखते हैं, 1 2 3 4 5, सर नहीं बन रहा है। ऊपर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं बन रहा है, नीचे से भी 1 2 3 नहीं बन रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं बन रहा है, यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3 नहीं बन रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन हुई, 6 कार्बन नहीं हो रहा है, तो ये भी गया। इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये बन रहा है। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं सेकंड पे 2 मिथाइल है, बात सही है, सेकंड पे 2 मिथाइल है, 2 2 मिथाइल, और एक थर्ड पे भी 1 मिथाइल है, मतलब 2 पे 1 मिथाइल, फिर 2 पे 1 मिथाइल, फिर 3 पे 1 मिथाइल, मतलब कितने मिथाइल हो गए, 3, तो ट्राई, ट्राई लिखेंगे ना। अच्छा, एक से और चीज है, दो न्यूमेरिकल डिजिट के बीच में कोमा लगाएंगे, और न्यूमेरिकल और अल्फाबेट के बीच में डैश लगाएंगे। ठीक है, तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। जरा इसको देखते हैं, ये होगा क्या, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। सेकंड पे 2 2 ट्राई मिथाइल नहीं, डाई मिथाइल नहीं है, 2 पे तो एक ही मिथाइल है, यहाँ कह रहा है 2 पे 2 मिथाइल है, तो ये नहीं होगा। दूसरा तरह से देखते हैं, उधर से देख लेते हैं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। अब इधर से देखते हैं, इधर से करते हैं, 1 2 3 4, नहीं यहाँ से ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ इधर से कर लेते हैं। सेकंड पे 1 मिथाइल, फिर सेकंड पे 2 मिथाइल, मतलब 2 पे 2 मिथाइल हो गया। लेकिन यहाँ देखो फिफ्थ पे फिर 1 मिथाइल है, 2 2 5,
तो ये तो नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, जब हम नेमिंग करेंगे ना तो हम ये भी देखेंगे, इस सबको प्लस करो, 2 + 2 + 5, तो ये हमारा आ रहा है 9। और इसको करो 2 + 2 + 3, ये हमारा आ रहा है 7। तो जो लोएस्ट पॉसिबल होता है पोजीशन होता है ना, उसको हमें देना है। यहाँ 7 हो रहा है, ये हमारे लिए प्रेफर्ड होगा, ये 9 होगा। इस तरह से हमें नेमिंग इसको नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। हु गेव द 10% ऑफर? हाँ ठीक है, लिंडमैन ने किया था। कब किया था? ये 1942 में किया था। ठीक है ना? ठीक है। अब ये जो फूड चेन है ना, एनर्जी, तो इकोलॉजिकल पिरामिड में देखो, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल पिरामिड में ना 3 पिरामिड आएगा। कौन कौन सा आएगा, करते हैं। पहला आएगा नंबर ऑफ, चाहे ऐसे कर लेते हैं। पहला जो आएगा, ये आएगा पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, या एनर्जी पिरामिड। ठीक है। दूसरा है पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, 2। और एक और होगा, वो होगा पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। 3 इकोलॉजिकल पिरामिड में 3 होंगे। तो देखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी के लिए किसने कॉन्सेप्ट दिया था? ये भाई साहब है, लिंडमैन ने दिया था। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। कैसे सर? यहाँ देखो, सन के पास एनर्जी थी, उससे क्या प्लांट में, प्लांट में गया, प्लांट से गया कंज्यूमर में। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है। ऐसा नहीं होता कि कंज्यूमर जो खा रहा है ना प्लांट को, उधर से फिर प्लांट में एनर्जी आ जाए और प्लांट से सन में। तो इसीलिए ये जो होता है, ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी, हमेशा डायरेक्शन कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होगा, डायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है। और ये जो होगा 10% जाएगा। ठीक है। इसीलिए फूड चेन बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते एनर्जी कम मिलती है। जब एनर्जी कम मिलेगी तो सरवाइव ही नहीं करेगा बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होंगे। तो ऊपर में इंडिविजुअल्स कम होते हैं, नीचे जाते होते हैं, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ, जब कोई क्या होता है, जब कोई वो फूड को ट्रैप करता है, जैसे कार्निवोरस मान लो, लायन किसी हर्बीवोरस को खाता है। ठीक है, जानवर को खाता है, तो खाने के लिए वो दौड़ता है, पकड़ता है, डाइजेशन करता है, बहुत सारी चीजें होती है, जो वो एनर्जी वेस्टेज होती है उसकी, तब जाके उसके मसल्स में एनर्जी आती है, तो वो 10% ही बच पाता है। समझ गए ना? तो इसलिए ये हमेशा छोटा होता है। ये भी आता है फूड चेन छोटा क्यों होता है, 3-4 स्टेप का ही क्यों होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और टॉप कंज्यूमर तक ही क्यों होता है। ये हो गया। अच्छा, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है ना, ये कई बार इन्वर्टेड भी होता है, अपराइट नहीं होके इन्वर्टेड भी होता है। एग्जाम्पल देखता हूँ। मान लो आपके पास ना, ये ओशियन में फाइटोप्लैंक्टन्स है, वो मास कम होता है उनका, और उनको कौन खाती है? ये ब्लू वेल, वेल खाती, वेल। तो वेल काफी बड़ी होती है ना। और एक समय में वेल का मास देखा जाए और वहां के फाइटोप्लैंक्टन का, तो वेल का मास ज्यादा होगा फाइटोप्लैंक्टन से। या और भी जो एनिमल्स होंगे जो फाइटोप्लैंक्टन को या प्लांट्स को खाते होंगे। तो यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड होगा, ये ध्यान रखना है। हाँ, जनरली जो बायोमास का पिरामिड होता है अपराइट होता है, बट कई बार इन्वर्टेड भी होता है। चलो, समझ में आ गया। जैसे मान लो फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट में प्लांट बहुत ज्यादा होते हैं मास में, है ना, बायोमास ज्यादा होता है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट एनिमल्स होते हैं उनका मास कम होता है। ठीक है। आप पिरामिड ऑफ नंबर्स में क्या होता है, इसमें भी कई बार इन्वर्टेड होता है। जैसे एक बैनियन ट्री में लेता हूँ, बैनियन ट्री एक ही हुआ, एक बैनियन ट्री है, तो ये मान लो, और उसके ऊपर कितने सारे इंसेक्ट्स और बर्ड लिविंग होती है। ठीक है।
तो जो एनिमल्स है उनके नंबर ज्यादा है यहाँ बेनियन ट्री, तो एक ही होगा, तो पिरामिड ऑफ नंबर्स यहाँ भी इन्वर्टेड हो गया। हाँ जनरली ये अपराइट होता है, मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड दोनों होगा, अपराइट भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। और आपका जो पिरामिड ऑफ नंबर है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स इल्टन ने, इसका कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स एल्टन ने दिया था, है ना। चार्ल्स CHARLES, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। और पिरामिड ऑफ एनर्जी का दिया था लिंड्समैन ने। ठीक है, आगे करते हैं। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन क्या है? वही है भाई, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, इसको फूड चेन कहते हैं। और ये जो फूड चेन होता है लीनियर होता है, लीनियर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर प्लांट को मान लो बीटल ने खाया, ठीक है, और बीटल को फ्रॉग ने खाया, और फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया, स्नेक को खाया हॉक, हॉक या ईगल, जो भी करना है कर लो, ठीक है। टॉप कंज्यूमर, तो ये लीनियर सीधे सीधे जा रहा है। लेकिन जो फूड वेब होता है, फूड वेब फूड वेब वो फूड वेब जो होता है ना, वो लीनियर नहीं होता है, वो इंटरकनेक्टेड और फूड चेन होता है। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ प्लांट को माइस भी खाता है, और माइस को सीधे स्नेक खा जाएगा, माइस को सीधे हॉक खा जाएगा। तो देखो तो इंटरलिंक हो गया ना, एक एक ये भी फूड चेन बना। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट किस लिए था? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए था, है ना। टिपको मूवमेंट, इसमें हग द ट्री था। ठीक है, जब वहाँ पेड़ काटने जाते थे हिम उत्तरांचल में, तो वहाँ पे वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पेड़ों के चारों तरफ हग कर लेती थी और काटने नहीं देती थी, कि नहीं ये इन्वायरमेंट को बचाना, पेड़ को बचाना, हम नहीं काटने देंगे। ये चिपको मूवमेंट वहां से शुरू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक राजस्थान में बिश्नोई समुदाय है, वो भी बड़ा है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में वो भी बहुत प्रोटेक्शन करते हैं। खेतरी ट्रीज को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई अपने कई साथियों के साथ सेक्रीफाइस कर दी अपने लाइफ को। वहां के किंग ने बोला था कि नहीं पेड़ काट के लाना है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं पेड़ नहीं काटने देंगे। तो उनके नाम पे हर साल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? विच ऑफ दीज इज एन एग्जॉस्टिबल नल? हाँ, ये जो सोलर एनर्जी है ना, ये यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है। कहीं भी यूनिवर्स में कहीं पे भी एनर्जी आती है, सन के थ्रू ही आनी है। तो यही होगा इसमें। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल क्यों बोला है? इसलिए बोला है कि हम जो है ना, हम सोलर प्लेट पहले कहाँ बनाते थे, अब बनाने लगे हैं। ठीक है, तो उस सोलर प्लेट से बैटरी चार्ज करते हैं, तो इसलिए नॉन कन्वेंशनल बोला है, कन्वेंशनल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 21, विच लेवल ऑफ फूड चेन हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन? जनरली प्रोड्यूसर के पास ज्यादा नंबर होता है। एक्सेप्शन में मैंने बता दिया आपको, बेनियन ट्री वाला था कि एक बेनियन ट्री, उसके ऊपर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो वो एक्सेप्शनल है। जनरली जो होता है, ये फूड चेन जो होता है, उसमें प्रोड्यूसर की संख्या ज्यादा होती है और अपराइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, विच सोर्स ऑफ एनर्जी इवॉल्व CO2? दही देखो, न्यूक्लियर एनर्जी ना CO2 नहीं देता है, ध्यान रखना है। और ये कोल और ऑयल, ये दोनों जो है ना, इससे CO2 निकलता है। लेकिन ये दोनों किससे बने हुए हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये दोनों, इसलिए इन दोनों के बदले ये ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होगा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख देते हैं, इनमें दोनों आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट और रीजन है। ठीक है, इसको आपको करना है। कैसे करना है इसको देख लो। ठीक है, कह रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज अपराइट, ये बात गलत है, हमने अभी पहले देखा, इन्वर्टेड भी होता है। दूसरा कह रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, ये बात सही है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है, ये भी बात सही है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक, आगे चले।
24th में सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री ये चीज है जिसमें लोकल पीपल के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलके फॉरेस्ट को बचाने का काम करता है। जैसे बोल दिया गया कि भाई आप प्लांटेशन कीजिए, आपको हम उसका मजदूरी देंगे, और प्लस आप जो पेड़ होंगे बड़े होंगे उसमें जब उनको बेचा जाएगा तो आपका भी उसमें कुछ परसेंटेज होगा। साथ में उनको सस्ते रेट पे जंगल के प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनको लगता है कि जंगल हमारा है, वो बचाते हैं जंगल को। तो ये मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाय विलेज बॉडी ये हो जाएगा। ठीक है, चलो 25th क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। हीट प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं ना, आई कांस्टेंट होता है बट भी वेरिएबल होता है, ये ध्यान रखना है। तो सीरीज कनेक्शन में जिस फॉर्मूले में आई होता है ना वो प्रेफर करेंगे। अगर पैरेलल कनेक्शन है उसमें भी जो होता है वो कांस्टेंट होता है और आई वेरिएबल होता है, क्योंकि अलग अलग जो रजिस्टर होगा उसके लिए अलग अलग आई होगा। ठीक है, लेकिन सीरीज में क्या होगा, सीरीज में अलग अलग रजिस्टर के लिए आई सेम होगा, भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसलिए आई का पहले निकाल लेंगे। हीट जनरेशन के लिए क्या होता है, पहले देखो, जो हीट रिलीज या हीट प्रोड्यूस या वर्क डन या एनर्जी रिलीज या एनर्जी प्रोड्यूस, सबके लिए एक ही फॉर्मूला है, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। बात सही है। पावर के लिए वी आई करते हैं, और ये हो गया टी। अब मैंने बोला कि सर तुमने भी बताया कि भाई आई का हमें यूज करना है, वी को नहीं, तो यहाँ प्लेस कर देते हैं, वी की जगह आई रखेंगे तो आई इक्वल टू क्या, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई आर मल्टीप्लाई आई टी, यानी कि आई स्क्वायर आर टी। तो ये फाइनल हमारा, इसी में वैल्यू पुट करना है हीट के लिए। लेकिन हमें सर आर तो है यहाँ पे 4 ओम दे रखा है, टी भी दे रखा है 1 मिनट, ए मिनट मतलब 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, आई नहीं दे रखा है तो आई निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, बोलो, आई इक्वल टू वी बाई R1। R1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि 4 ओम का दे रखा है। ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें R1 R2 नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है ना, सीरीज कनेक्शन में टोटल आर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 नहीं लिखते, खाली आर लिखेंगे। अब टोटल आर कितना है हमारा, टोटल आर कितना है, टोटल आर है 5। क्यों भाई, देखो 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे, टोटल आर कितना है, 5 हो गया। आई कितना, भी कितना है, 10 है। तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा हमारा। ठीक, अगर यही पैरेलल होता तो R1 लिखते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, चलेंगे। ठीक, अब उसके बाद 2 एम्पियर है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने पे क्या मिलेगा हमें, देख लेते हैं। आई स्क्वायर यानी कि आई आई मतलब 2 × 2, 2 का स्क्वायर। आर कितना है, आर है हमारा 4। अब देखो आर, टोटल आर नहीं निकालेंगे, इसके लिए पूछा है, 4 ओम रजिस्टर के लिए पूछा ये। और हमारा टी हो गया 60 सेकेंड। टोटल करोगे तो 4 4 जा 16, 16 6 जा 96, तो 960 है ना। और क्या है हमारा, हीट प्रोड्यूस, ये सब के लिए ना एक ही आता है, हीट प्रोड्यूस वर्क डन एनर्जी, सब के लिए जूल आता है, यूनिट इसकी जूल। तो यहाँ पे जूल हो जाएगा। ठीक है, 960 जूल। तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक बच्चों, देख लो, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है कि एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब का टंगस्टन का वायर है, ये है ना, ये बल्ब है, ये बल्ब है। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है। ये बल्ब है। इस बल्ब में हमें क्या करना है, एक बार 200 वोल्ट देना है, एक बार 160 वोल्ट देना है। पूछ रहा है कि अगर 200 देते हैं ना तो इसका पावर बढ़ जाता है, 40 वाट हो जाता है। अगर यही 160 वोल्ट दे तो क्या होगा, ठीक है, पावर क्या होगा। अच्छा, तो एक चीज देख लेते हैं। चलो वोल्ट जब देंगे तो करंट भी उसी हिसाब से होगा, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा, वो है इसका रेजिस्टेंस। क्यों भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है ना, आर होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो देखो तो इस टंगस्टन का ना तो रेसिस्टिविटी चेंज होगी। रेसिस्टिविटी क्या होती है, नेचर ऑफ द मेटल, कि कितना रेजिस्ट करता है, तो नेचर तो चेंज होगा नहीं, टंगस्टन है तो है।
अल्युमिनियम तो हो नहीं रहा है। लेंथ इसका कभी चेंज नहीं होगा, जितना बल्ब का था पहले, चाहे वाट तुम वोल्ट 100 कर दो, 50 कर दो, लेकिन ये लेंथ नहीं चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी थिकनेस भी चेंज नहीं होगी, मोटाई भी चेंज नहीं होगी। तो इसलिए आर चेंज नहीं होगा, तो आर निकाल लेते हैं। आर निकालेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास सीरीज कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे पैरेलल है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में नहीं दे कि भाई सीरीज है या पैरेलल है, तो पैरेलल मान के चलना है, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट जो होता है, घरों में जो होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है आर को कम करने के लिए, जिससे आई ज्यादा मिले, करंट ज्यादा। तो ऐसे में सबसे पहले हम आर निकालेंगे। तो आप देखो पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू बोलो, वी स्क्वायर बाई आर, यही होगा ना। कहोगे सर कैसे? अब P इक्वल टू होता है वी आई, मैंने क्या किया, आई को चेंज कर दिया, भी रहने दिया, आई के बदले वी आर कर दिया, आई आर, आई आर, एक मिनट, आई के लिए, हाँ एक, ये हमने थोड़ा सा, आजा भाई, हमने क्या किया इधर, हमने क्या किया, भी रहने दिया, आई के लिए कर दिया यहाँ पे वी बाई आर, यही होता है आई का फॉर्मूला। तो अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया। अब यहाँ से आर को इधर कर दो तो निकल जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर कितना है, देखो पहले वाले में कह रहा है 200 वोल्ट है, तो डाल दो यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई 200, ठीक है, डिवाइडेड बाई पी कितना है 40, 40। अब देखो 40 से ये 200 चला जाएगा 5 से, अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 ओम रजिस्टर आ गया, 1000 ओम रजिस्टर आ गया, ठीक है जी, 1000 ओम रजिस्टर आ गया। अब मान लो ये, अब कह रहा है वोल्ट इतना दे रहे हैं, तो पावर क्या होगा, फिर इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो P इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर, अब भी क्या होगा 160, यहाँ ले लेंगे 160 मल्टीप्लाई 160 डिवाइडेड बाई आर, तो वही रहेगा 1000, कैलकुलेट करके करेंगे तो कट जाएगा 256/10, तो ये आ जाएगा, ऑप्शन सही है ये, है ना, ये आ जाएगा हमारा 25.6 वाट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, व्हाट इज द आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर। देखो भाई ये है ना, मान लो ये कोई कोई यहाँ पे रजिस्टर है, और उसको क्या किया हमने, एक सोर्स से जोड़ दिया, ये की है, और ऐसे, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा इसको, इसमें मैं क्या करूंगा, एमीटर डाल देता हूँ, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, और इधर डाल देता हूँ मैं वोल्ट मीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर। ध्यान रखना, अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वोल्ट मीटर में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव होगा, तो फिर इधर एमीटर में यूज करेंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा, ऐसे करेंगे। देखो पॉजिटिव इधर से करंट फ्लो इधर से हो रहा है ना, तो ऐसे करेंगे। अब बात ये है, इसमें भी डाल देते हैं वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट मीटर को पैरेलल रखते हैं, क्यों पैरेलल रखते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर सीरीज में रखेंगे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, फिर आई कम मिलेगा। अब बात यह है कि सर ये 1/r पैरेलल में जब रखते हैं ना, तो 1/r इक्विवेलेंट जो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे करते जाते हैं। मतलब साफ है, ये R1 R2 जितना ही ज्यादा होगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ये ध्यान रखना है। तो मतलब वोल्ट मीटर में अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, पैरेलल कनेक्शन करके रखेंगे, उतना ही आर, जो फाइनल टोटल आर होगा, कम होगा। जब टोटल आर कम होगा तो करंट हमें ज्यादा मिलेगी। तो मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है ना, काफी ज्यादा रखना चाहिए, वेरी लार्ज। और एमीटर सीरीज में जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, एमीटर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, इसलिए इसको सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में टोटल आर में वो भी ऐड हो जाएगा, तो आई कम मिलेगा हमें। ये तो आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर में
वोल्ट मीटर जो है उसको पैरेलल रखते हैं। पैरेलल में जितना ज्यादा आर रखोगे, इसमें एक और आर यहाँ रख दो, मान लो यहाँ से ले जा रहे हो, एक और यहाँ पे आर रख दो, और वैल्यू कम हो जाएगी पैरेलल कनेक्शन में। तो ये ध्यान रखना है। तो यही होगा वेरी लार्ज। ठीक है बच्चों। और भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 48 क्वेश्चन है, हमें 27 पे पहुंचे हैं। वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करूंगा। आप बने रहें, शेयर करें इसको, और इसको सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहेगा।